गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं बात सीधी थी पर कविता, जो कि कुंवर नारायण जी द्वारा रचित है। और कुंवर नारायण जी द्वारा रचित आरोह भाग 2 में 2 कविताएं हैं, जो कि है कविता के बहाने, जो कि हम पहले ही वाली वीडियो में कर चुके हैं। अगर आप जानना उसे पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो पर जा सकते हैं। ठीक है, आपको सारी जो आपसे आपके सिलेबस की है सारी वीडियो मिलेंगी, जो कि एचटेट में भी काम आती हैं। तो चलिए आज हम कर रहे हैं बात, जो कविता है बात सीधी थी। पहले मैं इसके लिए आपको एक ओवरव्यू देना चाहूँगी, अदरवाइज आप कहीं कंफ्यूज ना हो जाएं। तो इसमें जो कुंवर नारायण लेखक हैं, मतलब जो कवि हैं कुंवर नारायण जी, उन्होंने, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो काव्य संग्रह है कोई दूसरा नहीं। बात सीधी थी कविता कुंवर नारायण जी का एक काव्य संग्रह है, कोई दूसरा नहीं, उसमें से ये कविता ली गई है। ठीक है, तो इसमें जो कवि है वो कथ्य और माध्यम में द्वंद्व प्रस्तुत करता है, यानी कि जो वो उसके भाव हैं और माध्यम क्या है, भाषा, यानी कि भाव और भाषा के बीच में एक युद्ध छिड़ा हुआ कवि ने दिखाया है। इसमें जो कवि है वो बता रहे हैं कि सरल भाषा का महत्व क्या है, यानी कि जिस बात को हम किसी को पाठकों तक या श्रोता तक पहुंचाना चाहते हैं उसे सरल भाषा में भी कहा जा सकता है। ठीक है, यही कवि इसमें बताना चाहते हैं। लेकिन कवि कहते हैं कि जो कवि होते हैं वो कविता में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए उसे पेचीदा बना देते हैं, यानी कि चमत्कार उत्पन्न करने के लिए, उसको खूबसूरत बनाने के लिए, वाहवाही लूटने के लिए कोई अच्छी भाषा या क्लिष्ट जो शब्द होते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, तो दूसरे वाहवाही करते हैं, भी बड़ा अच्छा ज्ञान है इसको। और यही सोचकर जो कवि होते हैं वो अपनी भाषा को मुश्किल बना देते हैं। ठीक है, जो कि सभी श्रोताओं और पाठकों तक नहीं, वो भाव है वो नहीं पहुंच पाते, वो पेचीदा हो जाते हैं। और इस प्रकार से जो कवि है ना, वो भी इस भ्रम के शिकार हो जाते हैं कि जो क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करने से उनको अधिक लोकप्रियता मिलती है। कुछ क्षणों के लिए ऐसा हो भी जाता है, मतलब काफी लोग पसंद भी करते हैं ऐसी उच्च कोटि की जो भाषा होती है, लेकिन जो पाठक होते हैं, जो श्रोता होते हैं ना, उन्हें वो भाव ही नहीं समझ में आता कवि का, यानी कि कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है, उनकी जो बात होती है, जो भाव होता है, उसका उसका कोई प्रभाव श्रोता या पाठकों पर नहीं पड़ता। ठीक है, तो इसलिए इस कविता में जो कवि हैं वो एक उदाहरण भी देते हैं, वो ये भी कहते हैं कि जो जिस तरह से पेंच के लिए खांचा बना हुआ होता है, जैसे कि पेंच अगर डालोगे तो जैसे अगर लेडीज है तो वो इससे रिलेट कर सकती हैं कि जो हम कान में डालते हैं उसके पीछे जो सेफ्टी होती है उसको भी हम घुमाते हैं, यानी कि वो एक पेच की तरह होती है। तो इसी तरीके से ही जो पेच है आप उस पर भी वो उस पर रिलेट कर सकते हैं, तो उसका एक खांचा होता है। तो वो कहते हैं कि अगर उस पेंच को सही तरीके से घुमाया न जाए और या उसको ठोक दिया जाए तो उससे उसकी चूड़ी मर जाती है। चूड़ी मरना, बात का प्रभाव खत्म होना कविता में बताया गया है, लेकिन अभी यहाँ पर चूड़ी मरना यानी कि पेंच का जो खांचा है वो खराब हो जाना। फिर आप क्या करेंगे, वो पेंच वहाँ पर सेट ही नहीं होगा, तो आपको क्या, तो कसाव होगा, जैसे खिंचाव नहीं भी अपनी भाषा का इस्तेमाल ऐसे ही करते हैं कहीं कहीं पर। तो कवि को जब इस समस्या का सामना करना पड़ा तो उन्होंने अपनी बात सीधी थी पर कविता पर शब्दों से अपना जो चमत्कार उत्पन्न करने का वो बात बताई है। तो चलिए आइए कविता पे चलते हैं। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। कवि कहते हैं कि जो बात मैं कहना चाहता था कविता के माध्यम से, जो भाव मैं बताना चाहता था, जो विचार पेश करना चाहता था, वो तो सीधे साधे थे, पर भाषा को अच्छा बनाने के चक्कर में वो जरा टेढ़ी फंस गई। टेढ़ी फंसना, बुरी तरह फंसना, यानी कि भाव जो थे वो टेढ़े फंस गए, वो सामने निकल कर नहीं आए। आगे देखिए, उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा। किसको पाने की कोशिश में? कविता के भाव को, कथ्य को, उसको पाने की कोशिश में भाषा को उस कवि ने क्या किया कि भाषा का हेर फेर किया, उसको शब्दों में बदलाव किया, उनके
तुकबंदी में बदलाव किया, उनको उल्टा पलटा तोड़ा मरोड़ा, मतलब सारा कुछ उसमें कहीं पर्यायवाची इस्तेमाल करके देखा, सब कुछ करके देखा कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। यानी कि कवि ने हर तरह की कोशिश की भाषा के साथ, किस लिए कोशिश की कि या तो बात बने या तो ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने के बाद भी जो कविता के भाव हैं, विचार हैं, वो सामने आ जाएं, पाठक और श्रोताओं को समझ आ जाए, या फिर जो भाषा के बाहर आ जाए, यानी कि भाषा कम की जाए और भाव और विचार ऊपर रह जाएं। तो इन दोनों में से एक तो बने, या तो भाषा के साथ ही भाव और विचार समझ आ जाए या फिर भाषा को छोड़कर भाव और विचार सामने आ जाएं। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। इसमें कवि कहते हैं कि इससे क्या हुआ कि भाषा के साथ साथ जो भाषा थी वो तो मुश्किल हो ही गई थी, वो तो कठिन बना ही दी थी कवि ने, लेकिन उसके साथ साथ बात का मतलब भाव, जो कविता का भाव था वो तो और भी पेचीदा यानी कि जटिल, मुश्किल होती चली गई। यानी कि भाषा के साथ साथ उसका जो भाव था वो भी समझना मुश्किल हो गया। पहले तो भाषा को समझना मुश्किल था, लेकिन भाषा के चक्कर में जो भाव था उसको समझना भी अब मुश्किल हो गया। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने की बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह-वाह। यहाँ पर कवि कहते हैं कि सारी मुश्किलों को, वहाँ पर कवि कहते हैं कि मुझे एक धीरज धरना चाहिए था, सोच समझकर काम करना चाहिए था, लेकिन जो मेरे सामने जो मुश्किल आई बात और भाषा दोनों को अच्छा बनाने की, दोनों को सामने लाने की, उसमें मैंने धैर्य खो दिया और पेंच को खोलने की बजाय, ये एग्जाम्पल दे रहा है कवि, एग्जाम्पल दे रहे हैं, उदाहरण दे रहे हैं कि पेंच को खोलने की बजाय मैं उसको बेतरह कसता चला गया। यानी कि जैसे हमें नहीं पता होता कि कोई बॉक्स या डिब्बा होता है कि किस तरफ खुलेगा, तो वो जिस तरफ खुलना होता है उस तरफ ना खोल के जहाँ बंद होता है उसके अपोजिट उस तरफ से हम ताकत लगाते हैं, तो मतलब हमने उसको खोलने की बजाय हमने उसको और टाइट कर दिया। तो ठीक इसी तरह से कवि ने भी पेंच को खोलने की बजाय यानी भाषा को सरल करने की बजाय उसे और भी ज़्यादा मुश्किल कर दिया। आगे देखिए, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे, क्यों ऐसा उन्होंने क्या किया, क्यों किया भाषा को और मुश्किल क्यों किया, क्योंकि उन्हें लगता था कि कलिष्ठ भाषा, मुश्किल भाषा या अच्छी उच्च कोटि की भाषा को सुनकर सारे लोग जो है वो उनको शाबाशी देंगे, उनकी वाहवाही करेंगे। तमाशबीन देखने वाले होते हैं कि जो भी लोग उन्हें देखेंगे सुनेंगे वो उनकी क्या करेंगे, वाहवाही करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको इतना ज़रूर समझ आया होगा। आगे चलते हैं। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था, किसको, कवि को था। क्या डर था कि भाषा के चक्कर में भाव समाप्त ना हो जाएं, और लेकिन वो कहते हैं कि वही हुआ, यानी कि भाषा तो अच्छी बनी लेकिन भाव सामने नहीं आए, भाव समझ में ही नहीं आए श्रोता या पाठक के, और जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई। बात की चूड़ी मरना होता है बात का प्रभाव खत्म होना, बात की चूड़ी मरना बात का प्रभाव खत्म होना, यानी कि जैसे ही कवि ने भाषा के साथ जोर जबरदस्ती की तो उससे जो बात थी उसकी क्या हो गया, उसका प्रभाव खत्म हो गया और वह भाषा के चक्कर में घूमने लगी। यानी कि वह क्या हो गई, जो बात थी वो कहीं पर गुम हो गई, किसके चक्कर में, भाषा के चक्कर में। यानी कि भाषा तो अच्छी बन गई लेकिन बात और भाव था वो कहीं भी दिखाई या समझ में नहीं आ रहा था, वो वहीं पर गुम हो गया। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। अब जो कवि हैं वो कह रहे हैं कि जब उनसे कुछ भी नहीं बन पड़ा, कविता को में सुधार नहीं हुआ, भाषा को आसान नहीं बनाया गया, भाव सामने प्रस्तुत नहीं किया गया, तो उन्होंने क्या किया कि उस कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। यानी कि जो पेंच उन्होंने वो बेतरह कसते गए और पेंच की चूड़ी मर गई, उसको उसका सुधार ना हुआ तो कील की तरह उसको वहीं पर ठोक दिया। अब कील होगी, पेच होगा, उसकी चूड़ी नहीं होगी, अगर उसको कील की तरह ठोका जाएगा तो जाहिर सी बात है कि उसमें कसाव या ताकत नहीं रहेगी। ठीक इसी तरह से कवि भी एग्जाम्पल दे के कह रहे हैं कि जो बात थी कविता में, दोनों चीजें आपको समझनी है, जो कवि कहना चाहता है उसका भाव क्या है। तो कवि कहते हैं
कि हार कर जब उनसे भाषा और भाव दोनों नहीं संभले तो उन्होंने जैसी भाषा थी उसी के साथ ही कविता को लिख डाला, यानी कि उसे सरल नहीं कर पाए तो भी उन्होंने उसी कविता को ही प्रस्तुत कर दिया। ठीक है, आगे देखिए, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। अब दोनों को ध्यान में रखिए। एग्जाम्पल में तो कह रहे कि जब पेंच को कील की तरह ठोका तो देखने में तो ठीक लग रहा था, लेकिन उसके अंदर ना तो कसाव यानी कि मजबूती थी और ना ही उसके अंदर कोई ताकत थी। किसमें? जो पेंच था उसके लिए बताया गया, जो एग्जाम्पल के लिए दिया है कवि ने। जबकि भाव है कि जो बात थी वो भाषा के चक्कर में फंसी तो उसको वैसे ही छोड़ दिया जैसे वो बनी हुई थी। वो देखने में, जो कविता थी वो देखने सुनने में तो ठीक ठाक लग रही थी, लेकिन उसमें भाव नहीं था। जब तक कविता का भाव श्रोता या पाठक को समझ में नहीं आता तो वो कविता श्रोता या पाठक को बांध नहीं सकती, इसलिए उस बात में यानी उस कविता में कसाव नहीं था। बात ने जो शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? अब देखिए, कवि कह रहे हैं बात ने एक शरारती बच्चे की तरह, यहाँ बात का मानवीकरण किया गया है, तो याद रखिएगा बात का क्या किया गया, मानवीकरण किया गया है। और मुक्त छंद की ये कविता है, आपकी जो कविता है वो मुक्त छंद की है। और इसमें आगे देखिए, बात जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी। अब जो कविता का भाव है वो कवि से खेल रहा था, कैसे? शरारती बच्चे की तरह जो तंग करता रहता है। ठीक है, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा। किसने पूछा? बात ने, यानी कि कविता के भाव ने, क्योंकि कवि बहुत थक चुके थे, उन्हें पसीना आया, वो भाषा से बात बाहर नहीं निकल रही थी, उन्हें पसीना आया, तो पसीना आते हुए देखा तो बात ने कवि से पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना नहीं सीखा? सहूलियत का मतलब होता है आसानी से, यानी कि बात यानी कि कविता का भाव विचार कहता है कि क्या तुम्हें आसान भाषा का इस्तेमाल करना नहीं आता। तो इसमें 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है, चूड़ी मरना, बात का प्रभाव खत्म होना। ठीक है, ये आपको ज़रूर याद रखना है कि बात का प्रभाव खत्म होना, भाषा को सहूलियत से बरतना यानी कि सरल भाषा का इस्तेमाल करना। बात ने शरारती बच्चे की तरह, यहाँ कौन सा अलंकार है? यहाँ मानवीकरण अलंकार है, ये भी आपको इसमें याद रखना है। इसके साथ साथ और तो रूपक अलंकार आपको इसमें मिल जाएगा, रूपक सॉरी अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास अलंकार मिल ही जाता है। ठीक है, कील की तरह ठोकना, ये भी आपको याद रखना है कि बात को कील की तरह ठोकने का अर्थ होता है भाषा का बलपूर्वक प्रयोग करना। ठीक है, यानी कि अच्छा नहीं लग रहा बट फिर भी उन्हें एक मुश्किल भाषा चाहिए थी। बस इसमें इतना ही आपको याद रखना है। उम्मीद करती हूँ कि आपको कविता अच्छी लगी होगी और आपके एग्ज़ाम में आपके लिए हेल्पफुल रहेगी मेरी पढ़ाई हुई कविता। धन्यवाद।